we have already air compressor in our fourth sem, so you have a knowledge, but in this industrial fluid power subject we just only overview of this topic air compressor. Okay, और 25 तारीख से तुम लोगों का एग्जाम भी है, so we have only like 13 days time. So हम लोग कोशिश करेंगे 15-16 तारीख के अंदर जितना भी हो सके ब्रीफ करके कर देंगे, और आईएफपी का रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसके लिए तुम लोगों को जो जो असाइनमेंट्स दिया गया है वो असाइनमेंट्स का अगर तुम लोग क्वेश्चन पूरा स्टडी करते हुए जाओगे तो दैट इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशन. वो क्वेश्चन करके जाओगे तो मोटा मोटी मैं बोलूंगा 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स में 60 to 70 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारा कॉमन आ जाएगा. ठीक है, और साथ में असाइनमेंट का जो सोल्यूशन तुम लोग बनाए हो, जो भी सबमिशन किए हो, वो असाइनमेंट का सोल्यूशन देख लेना. ठीक है, और अगर कोई भी इनकेस कभी भी डाउट होता है तो मैं तो हुई, लेकिन फिर भी मेरा जितना भी वीडियोस वगैरह है जो यूट्यूब में ऑलरेडी लिंक्ड है तो उसका लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड है. जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हो मेरा चैनल को, उस चैनल में जाके जो टॉपिक के ऊपर तुमको चाहिए, जैसे मान के चलो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व का जो टॉपिक के ऊपर तुमको चाहिए, समझना चाहिए, वो टॉपिक को तुम डायरेक्ट वहां पे लिखोगे, यूट्यूब का सर्च ऑप्शन में जाके तुमको उस टॉपिक का वीडियो तुमको मिल जाएगा. ओके, सो नाउ वी हैव स्टडीड, वी विल स्टार्ट द एयर कंप्रेशन. सो एवरीवन आर एबल टू सी द व्हाइट बोर्ड? दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड? Yes sir. Yes sir. So actually क्या है कि the air compressor which is directly not connected to the pneumatic system, but this air compressor plays a vital role in the overall system performance. जो pneumatic system का जो overall system performance में air compressor एक बहुत vital उसका रोल है. and various types of air compressor are used. बहुत तरीके का एयर कंप्रेसर होता है, उसका क्लासिफिकेशन में आगे चलते बताऊंगा. बट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर आर मोर पॉपुलर. मींस जो हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप देखे थे, वैसे कंप्रेसर का भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है, जो तुम्हारा बेसिकली सिंगल एक्टिंग, पिस्टन रिलेटेड होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है, डबल एक्टिंग होता है, एंड रोटरी जो होता है, रोटरी के अंदर लोब, स्लाइडिंग, स्क्रू कंप्रेसर, इस तरीके का कंप्रेसर बहुत सारा रहता है जो बेसिकली एयर न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं. ओके, बट इन सर्टेन एप्लीकेशन इट इज एसेंशियल दैट द कंप्रेस्ड एयर शुड बी ऑयल फ्री. कुछ एप्लीकेशन ऐसा होता है कि जहां पे मुझे जो कंप्रेसर से जो मेरा एयर जरूरत होता है, एकदम से मत करो ऐसा, ये जो एयर कंप्रेसर होता है तो वो कंप्रेस्ड एयर ऑयल फ्री होना चाहिए. हम लोग बेसिकली एक ऑयल स्प्रेयर को यूज करके हम लोग ड्राई एयर को थोड़ा सा ऑयली एयर करते हैं, राइट, क्योंकि उसका ह्यूमिडिटी बहुत ड्राई हो जाता है, उसको थोड़ा सा ऑयली करते हैं. लेकिन कुछ ऐसा एप्लीकेशन होता है जिस एप्लीकेशन में हम लोगों को क्या करना होता है, उसको ऑयल फ्री करना पड़ता है. तो उसके हम लोग क्या करते हैं, डायाफ्राम टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर यूज करते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं कि डायनामिक और टार्बो टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर यूज कर सकते हैं, लाइक सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड इजेक्टर टाइप ऑफ air compressor. Okay, but in the case of the air compressor, we basically classify this type of air compressor into the two parts. Okay, into two parts. First part is positive displacement air compressor. Positive displacement air compressor. ये positive displacement air compressor का काम क्या है? Basically, this type of compressor works on the principle of increasing the pressure of the definite volume. प्रेशर को इंक्रीज करता है. इन प्रेशर को इंक्रीज करके एक सर्टेन कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, मान के चलते हैं कि मेरे पास एक क्लोज्ड वॉल्यूम है, उस क्लोज्ड वॉल्यूम के अंदर जितना प्रेशर है, क्लोज्ड वॉल्यूम के अंदर जितना भी प्रेशर है, वो प्रेशर को हम लोग उसी कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर उस एयर का या वो फ्लूइड का प्रेशर को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में, राइट, कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर, इसका जो कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर. ओके,
तो कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं बाय रिड्यूसिंग दैट वॉल्यूम इन एन इनक्लोज चेंबर, कैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जो कांस्टेंट वॉल्यूम चेंबर इंक्रीज प्रेशर, कि अगर मुझे प्रेशर इंक्रीज करना है तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम चेंबर के अंदर जितना मेरा एयर रहता है वो एयर के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, कैसे, बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर, बाय रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर। ओके, मुझे नेट अच्छा ठीक, okay, there is certain network issue. For that case, I am out of the Zoom. Okay, so this was the positive displacement type of air compression, and another more air compression is that air compression is called dynamic or turbo compressor, dynamic or turbo compressor. Okay, तो डायनामिक और टर्बो कंप्रेशर मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है, बेसिकली इसके ये ज्यादातर रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी टाइप, रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ नहीं होता है, ये ज्यादातर रोटरी टाइप ऑफ होता है, या इसका जो वेन्स होता है ना, एक सेकेंड, ये ज्यादातर रोटरी टाइप्स ऑफ होता है, बिकॉज इसका जो वेन्स होता है वो वेन्स होता है रोटरी टाइप ऑफ, वेन्स जो होता है वो वेन्स होता है रोटरी टाइप ऑफ, वेन्स आर रोटरी, veins are rotary. Okay, so ये जो वेन्स होता है या इंपेलर्स होता है, ये क्या करता है, ये वेलोसिटी एंड प्रेशर को दोनों को हैंडल करता है। इस तरीके का जो कंप्रेशर होता है ये वेलोसिटी एंड प्रेशर दोनों को हैंडल करता है, वेलोसिटी एंड प्रेशर, हैंडल वेलोसिटी एंड प्रेशर। ओके, तो वेलोसिटी एंड प्रेशर, सो ये इस तरह, तो मेरा जो कंप्रेशर है पॉजिटिव, टोटल जो एयर कंप्रेशर है, ये एयर कंप्रेशर को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वन टाइप इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड अनदर टाइप इज डायनामिक और टर्बो कंप्रेशर। अगेन देन अगर मैं टोटल कंप्रेशर का अगर मैं क्लासिफिकेशन में आऊंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेशर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन इज डायनामिक, ओके, पॉजिटिव कंप्रेशर को अगर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर को अगर हम लोग क्लासिफाई करने जाते हैं, तो पॉजिटिव टाइप ऑफ कंप्रेशर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव टाइप ऑफ कंप्रेशर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकेटिंग मींस इट हैव अ लिनियर मोशन। जब भी हम लोग रेसिप्रोकेटिंग के बारे में सुनते हैं, इसका मतलब देयर इज अ नंबर ऑफ पिस्टन्स आर देयर, maybe there is a single number of pistons there, maybe there is a double number of pistons there, maybe there is a more than two numbers of pistons are there. So there is a reciprocating type of air compression and rotary type of air compression, and rotary types of air compression. Okay, अब ये मैं पहले क्या किया, एयर कंप्रेशर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, डायनामिक कंप्रेशर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकेटिंग, सेकंड वन इज रोटरी टाइप ऑफ एयर कंप्रेशर। उसके बाद हम लोग ये रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर को हम लोग दो पार्ट में, तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या बेसिकली जो हम लोग का रिक्वायर्ड होता है हम लोग इसको बोलते हैं दो पार्ट में, पिस्टन टाइप, and second one is labyrinth. ये थोड़ा नया टर्म है labyrinth, but it is not in your syllabus, but हम लोग को जो जिसमें बेसिकली फोकस करना होता है वो है मेरा पिस्टन टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। पिस्टन टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर, आई कैन, अगर इसका नाम सुनते अभी तक तुम लोग को पता चलना चाहिए कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है या कैसे इसका डिजाइन होता है, ठीक है। सो ये दो टाइप ऑफ होता है, पिस्टन, labyrinth, and one another type which is called diaphragm. Okay, so now rotary
तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पिस्टन, लैबिरिंथ एंड डायफ्राम। रोटरी टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर को हम लोग 5 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज लोब पंप। आई थिंक तुम लोग सुने ही होंगे लोब पंप का मतलब। लोब पंप, जब पंप का सेक्शन पढ़ाए थे तो उस टाइम लोब पंप के बारे में पता किए थे, लोब पंप कैसे काम करता है। तो वैसे ही यहाँ पे लोब टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सॉरी लोब टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर। सेकेंड वन इज लिक्विड रिंग रोटरी कंप्रेसर। थर्ड वन इज स्लाइडिंग वेन मतलब तुम लोग को वो स्लाइडिंग वाला जो वेन पंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वैसे ही सेम कंप्रेसर का भी सेम कॉन्सेप्ट है, वेन टाइप ऑफ कंप्रेसर होता है। तो ये एवरी टाइम, ये आज थोड़ा सा नेटवर्क का बहुत मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ही इशू चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, सो स्लाइडिंग वेन मतलब क्या है? स्लाइडिंग वेन मतलब है जो हम लोग वेन पंप स्टडी किए थे, वो वेन पंप का वर्किंग प्रिंसिपल के जैसा है ये स्लाइडिंग वेन कंप्रेसर। नेक्स्ट वन इज मोनोस्क्रू मतलब देखो हम लोग जब पंप स्टडी किए थे तो उस टाइम हम लोग स्क्रू टाइप ऑफ पंप स्टडी किए थे। तो स्क्रू पंप में हम लोग 2 टाइप ऑफ पंप देखे थे, एक है सिंगल स्क्रू, एक है डबल स्क्रू, एक है ट्रिपल स्क्रू। तो यहाँ पे जो 2 टाइप ऑफ है वो है मोनोस्क्रू टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर एंड द ट्विन स्क्रू टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर। मोनोस्क्रू टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर, ट्विन स्क्रू टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर, ठीक है। सो मोनोस्क्रू एंड ट्विन स्क्रू, ओके। एंड अनदर मोर, ये जो पार्ट था, ये जो क्लासिफिकेशन था कि कंप्रेसर को हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनामिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। एंड देन रेसिप्रोकेटिंग को हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पिस्टन, लैबिरिंथ एंड डायफ्राम। एंड रोटरी को हम लोग 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोब, लिक्विड रिंग, स्लाइडिंग वेन, मोनोस्क्रू एंड ट्विन स्क्रू, ओके। बट अगेन जब हम लोग डायनामिक में, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनामिक था, डायनामिक को अगर हम लोग देखेंगे तो डायनामिक को हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हम बताए थे, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर 4th सेमेस्टर में मैं तुम लोगों को सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ पंप पढ़ाए थे, स्टडी करवाए थे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, जो कॉनकेव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ कंप्रेशन में भी सेम तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, जहां पे फ्लूइड एक सर्टेन कंसेंट्रेटेड होके एक सर्टेन सेंटर की तरफ फ्लूइड मूवमेंट करता है, मींस एयर मूवमेंट करता है, कंप्रेस्ड होता है और आउटपुट से वो डिस्चार्ज होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर इज देयर। एंड सेकंड वन इज एक्सियल टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर इज देयर। Axial type of air compressor is there. And third one is ejector type of air compressor is there. Ejector type of air compressor is there. तो हम लोगों को ज्यादातर सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल लेके काम होता है, इजेक्टर कंप्रेसर को लेके हम लोग काम ज्यादातर नहीं करते। तो ये जो था, ये मेरा कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन था। बट अगर हम लोग कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन को मतलब कुल किस बेसिस में हम लोग ये कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन को हम लोग किए हैं, तो देयर आर मेनी जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ऑपरेशनल फीचर्स of air compressor which resulting in various types of compressor classification. Depending on the various features, classification can be done in a number of ways. अब ये जो मैं कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन किया, कितना टाइप ऑफ, 2 पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डायनामिक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग 3 टाइप, पिस्टन, लैबिरिंथ, डायफ्राम। रोटरी 5 टाइप्स, लोब, लिक्विड, स्लाइडिंग वेन, मोनोस्क्रू एंड ट्विन स्क्रू। डायनामिक 3 टाइप, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड इजेक्टर टाइप। तो ये जो मैं क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन वेरियस फीचर्स एंड ऑपरेशनल फीचर्स के ऊपर एंड ज्योमेट्रिकल फीचर्स के ऊपर ये क्लासिफिकेशन होता है। ये क्या क्या फीचर्स के ऊपर ये क्लासिफिकेशन होता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टेजेस, मतलब डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ द क्लासिफिकेशन। मैं अभी जो दिखा रहा हूं वो डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ द क्लासिफिकेशन मैं दिखा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ स्टेजेस, जैसे 1 स्टेज कंप्रेसर है, 2 सिंगल एक्टिंग है, 2 स्टेज कंप्रेसर है, डबल एक्टिंग है, 3 और मल्टीपल स्टेज है। तो ये मेरा जो एक्टिंग है, ये मेरा कौन सा एक्टिंग है, ये मेरा है तुम्हारा मल्टीपल टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर, मल्टीपल एक्टिंग एयर कंप्रेसर इसको बोला जाता है, ओके। सो फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्टेज, सेकंड वन इज number of cylinder or position of cylinder
और पोजीशन ऑफ सिलेंडर। ओके, सो नंबर ऑफ सिलेंडर और पोजीशन ऑफ सिलेंडर, पोजीशन ऑफ सिलेंडर कि मेरा जो सिलेंडर का जो पोजीशन है वो किस तरीके का है, दैट इज द वर्टिकल और इनलाइन और हॉरिजॉन्टल और रेडियल पोजीशन, कौन सा पोजीशन में है वो सिलेंडर, मेरा वर्टिकल पोजीशन में है, इनलाइन पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में या रेडियल पोजीशन में। सो नेक्स्ट वन इज थर्ड नंबर डिपेंडिंग फैक्टर इज दैट इज सिलेंडर अरेंजमेंट। सेम ये भी लाइक सेम है पोजीशन के जैसा, दैट इज सिलेंडर अरेंजमेंट, सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, सो सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या क्या आता है, सिलेंडर अरेंजमेंट में आता है वर्टिकल टाइप ऑफ सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ सिलेंडर एंड वी टाइप ऑफ सिलेंडर। आज के दिन में देखोगे रॉयल एनफील्ड बाइक में जो इंजन यूज होता है तो वहां पे वी टाइप ऑफ इंजन हम लोग देखते हैं, ठीक है। कोई कोई कंप्रेसर में भी देखोगे वहां पे दो डबल एक्टिंग रहता है, लेकिन जो इंजन सिलेंडर का जो शेप एंड स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ वी शेप में रहता है। एक्चुअली पहले हम लोग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लेके वर्कआउट पुट निकालते थे, लेकिन ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मोर एफिशिएंसी हम लोग आज के दिन में वी टाइप ऑफ सिलेंडर यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मतलब प्राइम मूवर। प्राइम मूवर किस तरीके का है, दैट प्राइम मूवर मे बी अ डीजल इंजन ड्राइव, that prime mover may be an electric motor or that prime mover or gas turbine। मतलब प्राइम मूवर मतलब जो बेसिकली उस कंप्रेसर का अंदर जो मेरा रोटेटिंग अरेंजमेंट या लीनियर अरेंजमेंट है उसको मूवमेंट करवाने के लिए जो मुझे पावर दे रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइम मूवर। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्राइम मूवर मतलब क्या है कि जो मेरा कंप्रेसर के अंदर जो मेरा अरेंजमेंट है, सिलेंडर अरेंजमेंट है, जो मूवमेंट करता है, दैट मे बी रोटरी अरेंजमेंट, दैट मे बी लीनियर अरेंजमेंट। ये रोटरी अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट को मूवमेंट करवाने के लिए, मूवमेंट देने के लिए, पावर देने के लिए जो हम लोग प्राइम मूवर यूज करते, जो हम लोग डिवाइस यूज करते उसको हम लोग प्राइम मूवर बोलते हैं। तो ये प्राइम मूवर किस तरीके का हो सकता है, प्राइम मूवर दैट मे बी डीजल इंजन ड्रिवन और पेट्रोल इंजन ड्रिवन, दैट मे बी इलेक्ट्रिकल मोटर ड्रिवन, दैट मे बी गैस और टरबाइन ड्रिवन। एग्जांपल, हाइड्रोलिक जब स्टडी करवा रहे थे कोई भी सर्किट डायग्राम के टाइम पे हम लोग बोलते थे कि जो मेरा पंप है, पंप मेरा इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कपल होके रहता है, तो यहाँ पे पंप एंड इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कौन प्राइम मूवर होगा। क्वेश्चन इज दैट कि जो पंप और इलेक्ट्रिक मोटर रहता है तो उसमें किसको हम लोग प्राइम मूवर बोलेंगे, पंप को बोलेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर को बोलेंगे, बोलो किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर को। हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग प्राइम मूवर बोलते हैं क्योंकि जो पंप का अंदर जो अरेंजमेंट रहता है, पंप का अरेंजमेंट को वेलोसिटी या मूवमेंट देने के लिए हम लोग प्राइम मूवर के हिसाब से इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट, which type of compressed air हम लोग यूज कर रहे हैं, which type of compressed air हम लोग यूज करते हैं, like it's a oil free और it's a oil free मींस किस तरीके का compressed air मुझे रिक्वायरमेंट, it's a oil free और lubricating air, it's a oil free और lubricating air, lubricating air। Okay, next point is what, which type of mounting of the compressor, compressor का mounting हम लोग कैसे कर रहे हैं। next depending factor is mounting। mounting मतलब क्या है, कोई मुझे बताओगे mounting मतलब क्या है, anyone? सर जो केसिंग पोर्शन होता है उसी को माउंटिंग बोलते हैं। और एकदम सही आंसर है, जो मेरा केसिंग पोर्शन है वो केसिंग पोर्शन को हम लोग माउंटिंग बोलते हैं कि किस तरीके का केसिंग के अंदर वो मेरा कंप्रेसर वाला पार्ट्स या पिस्टन्स या रोटरी वेन्स या लोब ये रहता है, इसको हम लोग इस तरीके की चीज को हम लोग बोलते हैं माउंटिंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, कूलिंग मीडियम क्या है। तुम लोग थर्मल इंजीनियरिंग लैब में या पावर इंजीनियरिंग लैब में तुम लोग देखे ही होंगे कि तुम लोग के वहां पे दो टाइप ऑफ इंजन है, देखे हो ना, देखे हो कि नहीं। Two types of engines are there. First one is a diesel engine, दोनों ही डीजल इंजन है बेसिकली, बट दोनों डीजल इंजन के अंदर एक डीजल इंजन मेरा एयर कूल्ड होता है, एक डीजल इंजन मेरा वाटर कूल्ड होता है। तो एयर कूल्ड जो होता है तो उसमें हम लोग वाटर कनेक्शन नहीं करते, लेकिन जो मेरा वाटर कूल्ड इंजन है उसमें हम लोग को वाटर कनेक्शन देना पड़ता है, ठीक है। तो कूलिंग मेथड ये भी एक मेथड है
जिस मेथड के ऊपर हम लोग कंप्रेसर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ फर्स्ट व्हाट आर द डिपेंडिंग फैक्टर्स? द डिपेंडिंग फैक्टर्स आर द नंबर ऑफ स्टेजेस, पोजीशन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर अरेंजमेंट, प्राइम मूवर, ऑयल फ्री और लुब्रिकेटिंग एयर, माउंटिंग एंड कूलिंग मेथड। ओके, सो अब मुझे बताओ कि इतना जितना पोर्शन तक हम लोग अभी तक कंप्लीट किए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है? अदरवाइज आई विल स्टार्ट। सर हाँ बोलो। सर ऑयल फ्री या लुब्रिकेटिंग एयर जो करेंगे इसमें इसका थोड़ा सा बताइए ना कि किस तरह से होगा। ऑयल फ्री का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, लुब्रिकेटिंग एयर का? ऑयल फ्री एंड लुब्रिकेटिंग एयर तुम पिछला जो न्यूमेटिक सिस्टम का लेआउट का क्लास किए थे? न्यूमेटिक सिस्टम या लेआउट का क्लास किए थे? नहीं सर। इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। क्या होता है कि हम लोग जब जो न्यूमेटिक सिस्टम में जब एप्लीकेशन में हम लोग क्या बोलते हैं एयर को भेजते हैं, जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन में हम एप्लीकेशन को हाइड्रोलिक सिस्टम में एप्लीकेशन को जब वर्कआउट करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड देते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल ट्रांसफर करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग एयर कोई क्लासिफिकेशन को कोई एप्लीकेशन में वर्कआउट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एयर भेजते हैं। तो कोई एप्लीकेशन में वो कोई एप्लीकेशन का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यूअसली लुब्रिकेट होना चाहिए। जो वो एप्लीकेशन के अंदर का जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स को हमेशा लुब्रिकेशन चाहिए। तो और लेकिन उसको काम करवाने के लिए हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कुछ एयर सर्टेन जब कंप्रेसर से एयर कंप्रेस्ड होकर और एक बार फिल्टर्ड करके हम लोग जब एप्लीकेशन में डालते हैं तो उसके पहले हम लोग उस एयर को एक ऑयल स्प्रे के अंदर से हम लोग उसको पास करवाते हैं। जब भी वो एयर ऑयल स्प्रे के अंदर से पास होता है तो वहां पे ऑटोमेटिक ऑयल का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऑयल मॉलिक्यूल स्प्रे होता है, जिसकी वजह से वो जो ड्राई एयर कंप्रेसर से निकल रहा था वो ड्राई एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी थोड़ा ज्यादा था वो ह्यूमिडिटी को हम लोग क्या करते थे, थोड़ा लो कर देते थे और वो ड्राई एयर को थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग एयर में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, तो इस तरीके का एयर को हम लोग लुब्रिकेटिंग एयर बोलते हैं, जो जिस तरीके का एप्लीकेशन में हम लोग को रिक्वायरमेंट है। और ऑयल फ्री मतलब क्या है? ऑयल फ्री एयर मतलब है जो एयर डायरेक्टली कंप्रेसर से मेरा निकल के वो डायरेक्टली हम लोग एप्लीकेशन में भेज दिए, न्यूमेटिक सिस्टम का एप्लीकेशन में भेज दिए और वो काम कर रहा है। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑयल लुब्रिकेटिंग एयर को हम लोग भेजते हैं, क्योंकि जो मतलब विदाउट ऑयल जो एयर होता है, ऑयल फ्री जो एयर होता है उसमें क्या होता है, ज्यादातर फ्रिक्शंस होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लुब्रिकेटिंग एयर को हम लोग यूज करते हैं। Am I clear? Yes sir. So now I will start another topic. Okay. सर बोलो सर रोटरी टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर को सर और एक बार क्लासिफाई कर दीजिएगा। कौन टाइप ऑफ? रोटरी टाइप ऑफ सर, पॉजिटिव में कंप्रेसर डिवाइड किए थे पॉजिटिव और डायनेमिक में, उसके बाद पॉजिटिव को डिवाइड किए थे आप रेसिप्रोकेटिंग में और रोटरी टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर में। Rotary compressor is classified in a 5 types, just like a lobe और roots. जैसे हम लोग lobe pump study किए थे वैसे lobe type of air compressor, liquid और water ring type of air compressor, sliding vane जैसे vein pump study किए थे वैसे sliding vane type of air compressor, mono screw type of air compressor and twin screw type of air compressor। और एक बार बोल रहा हूँ, lobe और roots type of air compressor, liquid और water ring type of air compressor, sliding vane types of air compressor, mono screw type of air compressor and twin screw type of air compressor. Okay? Yes sir. Okay, so now hello student, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्रेसर पार्ट। एक्चुअली न्यूमेटिक सिस्टम, इसका पिछला जितना भी मेरा वीडियो लेक्चर था वो मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर था। जैसे कि तुम लोगों का जेयूटी का जो सिलेबस है उस जेयूटी का सिलेबस में हम लोगों को हाइड्रोलिक वन सेकंड हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट किया और उसकी बेसिस पे तो ये पॉसिबल है। ऊपर ये एक सेकंड कंप्रेसर को हम कितना पार्ट में है इनलेट और एक्सजीएल एंड फर्स्ट वन इज ओके, हम सेम चीज थोड़ा सा एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्रेसर पार्ट। एक्चुअली न्यूमेटिक सिस्टम, इसका पिछला जितना भी मेरा वीडियो लेक्चर था वो मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर था। जैसे कि तुम लोगों का जेयूटी का जो सिलेबस है उस जेयूटी का सिलेबस में हम लोगों के पास हाइड्रोलिक सर्किट लेआउट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम था, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम था
एंड हाइड्रोलिक सर्किट था। ये तीनों चैप्टर रिलेटेड जितना वीडियो लेक्चर वी हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैनल, YouTube चैनल, राइट। उसके बाद हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट किए थे लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, एडवांटेज, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जो तुम्हारा जीओटी का सिलेबस के हिसाब से कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम का जो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है, थोड़ा सा लेआउट को अगर तुम लोग चिंता करोगे, थोड़ा सा इमेजिन करोगे, तो लेआउट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मैं एक्सेसरीज के बारे में नहीं बोल रहा, फिल्टर, एफआरएल यूनिट, ये सब जो मेरा है ये मेरा एक्सेसरीज है। ये एक्सेसरीज को छोड़कर हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे। बट कंप्रेसर, फिल्टर के बाद जो मेरा पार्ट है, दैट इज माय एयर कंप्रेसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस न्यूमेटिक सिस्टम में, क्योंकि इस एयर कंप्रेसर के ऊपर डिपेंड करके जो न्यूमेटिक सिस्टम का जो एफिशिएंसी होता है, वो एफिशिएंसी बढ़ता है या तो वो एफिशिएंसी मेरा घटता है। तो ये कंप्रेसर मेरा बहुत टाइप का होता है। ये क्या करता है कि अपना जो वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम में क्या करता है, वो वॉल्यूम में वो फ्लूइड को सिलेक्ट करता है, फ्लूइड को अंदर में एंट्री करने का ऑप्शन देता है, फ्लूइड अंदर में एंट्री करता है, फ्लूइड कंप्रेस्ड होता है और उसके बाद वही फ्लूइड एयर कंप्रेसर के थ्रू से हाई प्रेशर गेन करके पाइप के अंदर से प्रेशराइज्ड फ्लूइड बनके वो जाके एयर कूलर में जाके कूल्ड होता है। तो ये एयर कंप्रेसर के ऊपर डिपेंड करके फ्लूइड का जो अंदर प्रेशर को जनरेट करवाना, फ्लूइड के अंदर जो पावर को, आई मीन एयर के अंदर जो पावर को जनरेट करवाते हैं हम लोग, ये एयर कंप्रेसर के थ्रू से, राइट। तो ये एयर कंप्रेसर, दो टाइप का एयर कंप्रेसर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर कंप्रेसर कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, and second one is dynamic compressor और turbo compressor। डायनामिक और टार्बो। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर एनर्जी ट्रांसफर, जो मेन डिस्ट्रिक्शन लाइन होता है, मेन डिस्ट्रिक्शन लाइन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर एंड प्रेशर जनरेशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग ये कंप्रेसर को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। मेन जो लाइन है, फ्लूइड का जो लाइन, और उस फ्लूइड के, उस एयर के ऊपर कितना आई मीन हेवी प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग कंप्रेसर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक पार्ट है मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और दूसरा पार्ट है मेरा डायनामिक और टर्बो कंप्रेसर। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या है? इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ ए डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ एयर by reducing that volume in an enclosed chamber। मतलब क्या है कि यहाँ पे मान के चलो एक मेरा कंप्रेसर का चेंबर है, तो ये मेरा कंप्रेसर चेंबर का इनलेट है फ्लूइड का, ये मेरा कंप्रेसर चेंबर का आउटलेट है। तो ये फ्लूइड क्या करता है, यहाँ पे एयर यहाँ इस चेंबर के अंदर एंट्री हुआ, राइट। यहाँ पे पिस्टन है सॉरी, ये पिस्टन क्या करता है, ये पिस्टन इस फ्लूइड को कंप्रेस करता है। बट कौन फ्लूइड को कंप्रेस करता है? जितना कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उस फ्लूइड का, उस एयर का प्रेशर जनरेट कराता है। कैसे? जब मेरा यहाँ से एयर इनलेट में एंट्री करता है, तो ये एयर मेरा कौन सा प्रेशर में? ये एयर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम प्रेशर में है। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मान के चलते कि ये चेंबर के अंदर 100 मीटर क्यूब फ्लूइड वॉल्यूम है, 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो मेरा एयर ये 100 मीटर क्यूब चेंबर, कंप्रेसर चेंबर के अंदर जब एंट्री करता है, तो कितना एंट्री करेगा? 100 मीटर क्यूब एंट्री करेगा, या तो उससे थोड़ा सा कम एंट्री करेगा। 98 टू 100 मीटर क्यूब के अंदर वो फ्लूइड एयर एंट्री करेगा, एंट्री करके यहाँ पे आएगा। अब जब ये पिस्टन जब कंप्रेस होगा, पिस्टन जब फोर्स क्रिएट करेगा, तो उस टाइम ये जो डेफिनिट वॉल्यूम है, क्योंकि ये तो मेरा सर्टेन अनसर्टेन वॉल्यूम नहीं है, क्लोज चेंबर है, तो वॉल्यूम भी मेरा क्लोज्ड है। क्लोज जब वॉल्यूम है, इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डेफिनिट वॉल्यूम है। तो ये डेफिनिट वॉल्यूम के ऊपर ये पिस्टन जब फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स यूज करता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये फ्लूइड का, डेफिनिट वॉल्यूम का फ्लूइड का जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। उसके बाद सेम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को हम लोग रिड्यूस करके
पाइपलाइन के अंदर से हम लोग एंट्री करते, बट कांस्टेंट प्रेशर में, जो प्रेशर मेरा ये कंप्रेसर में जनरेट हुआ है। तो इसीलिए इस तरीके का जो हम लोग कंप्रेसर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। डायनामिक कंप्रेसर क्या है? डायनामिक कंप्रेसर में हम लोगों का पास रहता है रोटेटिंग वेन्स और लोब्स, राइट, रोटेटिंग वेन्स, लोब्स और इंपेलर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बट जो भी है डायनामिक कंप्रेसर के अंदर वो मेरा बेसिकली एक रोटेटिंग पार्ट्स है। तो ये रोटेटिंग पार्ट्स जब रोटेट करता है तो मेरा फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर है, जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एंट्री होता है, वो प्रेशर क्या होता है, वो फ्लूइड का प्रेशर को बढ़ाता है और इसमें डेफिनिट वॉल्यूम में नहीं हो पाता है। क्योंकि ये मान लो एग्जांपल, ये मेरा चेंबर है और यहाँ पे मेरा इस तरीके का इंपेलर या बोल सकते हो वेन यहाँ पे यूज हुआ है। तो जितना फ्लूइड ये दोनों ब्लेड्स के अंदर ट्रैप होगा उतना ही फ्लूइड का प्रेशर जनरेट होगा, फिर रोटेट होगा, आई मीन फिर डिस्चार्ज होगा, फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड, आई मीन एयर, ये दोनों ट्रैप के अंदर, दोनों टीथ के अंदर ट्रैप होगा। तो उतना ही फ्लूइड मेरा यहाँ पे, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड मेरा यहाँ पे ट्रैप होगा उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड का क्या होगा, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड का ऊपर प्रेशर जनरेट होगा। बट ये प्रेशर कैसे जनरेट होता है? ये प्रेशर रोटेटिंग वेन्स या लोब्स या इंपेलर के वजह से जनरेट होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग डायनामिक और टर्बो पंप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रोटेट इंटरनल मैकेनिज्म है कंप्रेसर का, उसके दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दौरान हम लोग ये चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डायनामिक कंप्रेसर। तो अभी हम लोग आ रहे हैं कि मेरा ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का या बेसिकली जो कंप्रेसर का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, वो क्लासिफिकेशन को हम लोग ध्यान देंगे कि ये तो मेरा कंप्रेसर को हम लोग दो टाइप में, जो मेरा मेन दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डेफिनेट वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज करता है। सेकंड वन इज डायनामिक, जो मेरा जो दोनों टीथ के अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म के अंदर जो फ्लूइड मेरा, जो एयर मेरा ट्रैप होता है, वही एयर को मेरा कंप्रेस करता है। तो इसी बेसिस पे हम लोग दो टाइप का क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज डायनामिक एंड टर्बो। तो अभी हम लोग आ रहे हैं कि ये कंप्रेसर का फुल क्लासिफिकेशन है कि ये कंप्रेसर को हम लोग कितना टाइप का कंप्रेसर हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मैं लिखता हूं पीडी कंप्रेसर, और दूसरा जो है मेरा वो है मेरा टर्बो कंप्रेसर, पीडी कंप्रेसर एंड टर्बो कंप्रेसर। पीडी कंप्रेसर को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेसिप्रोकेटिंग, सेकंड वन है मेरा रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग एंड सेकंड वन है मेरा, थोड़ा सा कोई स्क्रीनशॉट सेंड कर देना ना, कोई थोड़ा स्क्रीनशॉट इमीडिएटली सेंड कर दो ना। रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड रोटरी कंप्रेसर। सो रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग हम लोग का जो सिलेबस में, जेयूटी का सिलेबस में हम लोग को बस यही दो कंप्रेसर पढ़ना पड़ता है। एक है मेरा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और दूसरा है मेरा रोटरी कंप्रेसर। नेक्स्ट हम लोग डायनामिक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को हम लोग कितना पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पार्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन में है पिस्टन, सेकंड वन है लेबिरिंथ, LABYRINTH, labyrinth, and third one is diaphragm, DIAPHRAGA, diaphragm. First one is piston, second one is labyrinth, and third one is diaphragm. और रोटरी कंप्रेसर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं लोब, जैसे पंप में पढ़े थे लोब पंप, वैसे ही लोब कंप्रेसर। सेकंड लिक्विड रिंग, थर्ड वन इज स्लाइडिंग वेन, जैसे पंप में पढ़े थे वेन पंप, वैसे स्लाइडिंग वेन। फोर्थ वन इज मोनोस्क्रू, जैसे पंप सेक्शन में पढ़े थे स्क्रू पंप, वैसे यहाँ पे मोनोस्क्रू। एंड फिफ्थ वन इज ट्विन स्क्रू। मोनोस्क्रू मतलब एक स्क्रू के द्वारा फ्लूइड कंप्रेस्ड होगा, ट्विन स्क्रू मतलब दो स्क्रू के द्वारा फ्लूइड कंप्रेस्ड होगा। और इस तरह के कंप्रेसर का जब हम लोग
क्वेश्चन आता है सेमिस्टर एग्जामिनेशन में, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन डायग्राम एंड सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कशन करने बोला जाता है। तो ये मेरा 5 टाइप का रोटरी पंप का क्लासिफिकेशन है। और डायनामिक को या टार्बो कंप्रेसर को हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड इजेक्टर, राइट। तो ये मेरा कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन है, जिसको कंप्रेसर को हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। रेसिप्रोकेटिंग को 3 पार्ट में, पिस्टन, लैबिरिंथ एंड डायाफ्राम। रोटरी पार्ट को हम लोग 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोब, लिक्विड रिंग, स्लाइडिंग वेन, मोनोस्क्रू एंड ट्विन स्क्रू। टार्बो कंप्रेसर को भी हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड इजेक्टर। सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल एंड इजेक्टर, ये 3 पार्ट में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग आएंगे कि मेरा कंप्रेशन के ऊपर डिपेंड करके, मतलब कंप्रेशन में फ्लूइड का एंट्री के ऊपर डिपेंड करके कंप्रेशन को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक है मेरा सिंगल एक्टिंग और एक है मेरा डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर में क्या होता है कि सिर्फ एक ही साइड में इसका फ्लूइड का इनलेट का और आउटलेट का जगह रहता है। और डबल एक्टिंग में क्या होता है कि दोनों साइड में, एक सेंट्रीफ्यूगल एक्चुएटर का ऊपर वाला पार्ट में, या तो कंप्रेसर का ऊपर वाला पार्ट में और एक कंप्रेसर का नीचे वाला पार्ट में मेरा इनलेट और आउटलेट का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में अगर मैं देखूंगा तो क्या क्या मेरा कंपोनेंट्स यूज हुआ है कंप्रेसर में। फर्स्ट वन इज एडमिशन लाइन और इनलेट लाइन हम लोग किसको बोलते हैं। सेकेंड 1 नंबर इज एडमिशन लाइन, 2 नंबर इज डिस्चार्ज लाइन, 2 नंबर इज डिस्चार्ज लाइन, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में हम लोग एक प्लेट वाल्व यूज किए हैं। प्लेट वाल्व कैसे काम करता है बता रहा हूं अभी। प्लेट वाल्व यूज किए। 4 नंबर मेरा क्या है, 4 नंबर है मेरा सिलिंड्रिकल ब्लॉक एंड 5 नंबर में है मेरा पिस्टन। 5 नंबर में है मेरा पिस्टन। तो ये सिंगल एक्टिंग है। डबल एक्टिंग में फ्लूइड मेरा कैसे काम करता है वो हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। फ्लूइड मेरा जब इनलेट से एंट्री करता है तो ये जो मेरा प्लेट वाल्व है, 3 नंबर जो मेरा प्लेट वाल्व है, ये प्लेट वाल्व कुछ इस तरह का काम करता है। ये यहाँ पे फ्लूइड जब यहाँ पे आके इस एरिया में फोर्स क्रिएट करेगा तो प्लेट वाल्व इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जब भी ये प्लेट वाल्व इस तरीके से, ये आप इस तरीके का है, वो इस तरीके का ऊपर हो जाएगा, तो फ्लूइड मेरा इस एरिया से इनलेट में एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद वो क्या होगा, वो पिस्टन को ऊपर की तरफ देगा, पिस्टन को ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। पिस्टन जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मेरा जो पिस्टन क्या है, ये पिस्टन इस फ्लूइड को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद वो ये वाला प्लेट वाल्व को इस डायरेक्शन में, ये प्लेट वाल्व ये इस डायरेक्शन के इस तरीके से ऊपर जाएगा और फ्लूइड आउटलेट से मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। डबल एक्टिंग में क्या है, डबल एक्टिंग में यहां से भी फ्लूइड एंट्री कर सकता है और वो फ्लूइड एंट्री करके ये पिस्टन को नीचे की तरफ लेके जाएगा, और यहां से भी फ्लूइड एंट्री कर सकता है और ये पिस्टन जब नीचे की तरफ एंट्री करेगा, वो पिस्टन यहाँ का जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और वो आउटलेट से बाहर की तरफ भेजेगा। तो ये बेसिकली सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल है। तो ये डबल एक्टिंग के लिए क्या होता है कि दोनों फेस में, इस फेस में भी कंप्रेशन होता है और इस फेस में भी कंप्रेशन होता है। दो गो कंप्रेशन स्ट्रोक यूज होता है, एक बार ये नीचे की तरफ स्ट्रोक होता है और एक ऊपर की तरफ स्ट्रोक होता है। सिंगल एक्टिंग में कंप्रेशन का सिर्फ नीचे की तरफ स्ट्रोक रहता है। सिंगल एक्टिंग में कंप्रेसर 1 स्ट्रोक में काम करता है और डबल एक्टिंग में कंप्रेसर क्या 2 स्ट्रोक में काम करता है। तो सिंगल एक्टिंग में 1 स्ट्रोक यूज होता है, डबल एक्टिंग में मेरा 2 स्ट्रोक यूज होता है। इसलिए हम लोग डबल एक्टिंग कंप्रेसर को मल्टी स्टेज कंप्रेसर बोल सकते हैं और सिंगल एक्टिंग को नॉर्मल सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर ही बोलते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन टू कंप्रेसर पार्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और रोटरी कंप्रेसर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम का जो सब चैप्टर है वो चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो नाउ आई एम okay, and now students, do you have any doubt? Do you have any doubt? सर डबल एक्टिंग और एक बार
डबल एक्टिंग कंप्रेशर मतलब क्या है कि देखो सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर में एक ही साइड में इनलेट एंड आउटलेट पोर्शन है, डबल एक्टिंग साइड में दोनों साइड में मतलब अप एंड डाउन दोनों साइड में इनलेट एंड आउटलेट पोर्शन है। इसका मतलब क्या है कि जब मेरा पिस्टन नीचे की तरफ आएगा उस टाइम मेरा ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो इनलेट पोर्शन से मेरा एयर एंट्री करेगा, क्योंकि उस टाइम ऊपर वाला पोर्शन में मतलब सक्शन क्रिएट होगा तो एयर एंट्री करेगा। एंड उस टाइम जब पिस्टन नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये जोन में देखो, मेरा कर्सर को फॉलो करना है, ये जोन में जो मेरा एयर रहता है वो पिस्टन के द्वारा कंप्रेस होता है और वो कंप्रेस होकर प्रेशर गेन करके प्रेशर इंक्रीज होके वो डिस्चार्ज पोर्ट से निकल जाता है। फिर जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तब ऑटोमेटिक इस जोन में, नीचे वाला जोन में सक्शन क्रिएट होता है और ऊपर वाला जोन में जो एयर रहता है वो ऑटोमेटिक कंप्रेस होकर डिस्चार्ज पोर्ट से निकल जाता है। मतलब पिस्टन का अप एंड डाउन मूवमेंट, दोनों मूवमेंट को हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग दोनों कंडीशन में एयर को प्रेशराइज करते हैं और उसके बाद उसको डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन सिंगल एक्टिंग में क्या होता है, पिस्टन जब वो नीचे की तरफ आता है वो सिर्फ उस टाइम सिर्फ कंप्रेशन करता है और जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है उस टाइम सिर्फ वो सक्शन करता है। लेकिन यहाँ पे पिस्टन नीचे की तरफ जब आता है तब वो सक्शन भी कर रहा है ऊपर में और यहाँ पे नीचे में कंप्रेशन कर रहा है, और जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तब उस टाइम यहाँ पे सक्शन हो रहा है और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ तुम्हारा क्या बोलते हैं कंप्रेशन हो रहा है। तो ये डबल एक्टिंग में क्या होता है कि पिस्टन का मूवमेंट में सिंगल डबल दोनों टाइम होता है और सिंगल एक्टिंग पिस्टन में सिंगल सिर्फ पिस्टन का मूवमेंट में एक ही बार कंप्रेशन होता है एंड एक ही बार सक्शन होता है। यहाँ पे डुअल टाइम सक्शन एंड डुअल टाइम कंप्रेशन होता है, डुअल टाइम सक्शन डुअल टाइम कंप्रेशन होता है। ओके, यस सर। ओके, सो नाउ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? सब प्लेट वाल्व को एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दीजिए ना। क्या वाल्व को? प्लेट वाल्व। प्लेट वाल्व मतलब क्या है कि देखो क्या होता है ना, एग्जांपल इसके लिए मुझे व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। ओके, लेट्स टेक अ एग्जांपल लाइक दिस इज अ वाल्व, राइट। जब मान के चलो ये मेरा एक जोन है, ये मेरा जोन है, यहाँ पे मेरा इनलेट वाल्व है IV है और यहाँ पे मेरा आउटलेट वाल्व है OV है, ठीक है। तो जब मेरा पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, जब मेरा पिस्टन ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो इस टाइम यहाँ पे सक्शन होना चाहिए। ऊपर की तरफ जाएगा मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? तो वैक्यूम क्रिएट करेगा और वहां पे तो प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा सर। हाँ, प्रेशर डिक्रीज होगा सर। तो प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये वाल्व का जो डिजाइन ऐसे करके बनाया हुआ है कि जब भी मेरा प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा तो इस यहाँ पे इस एरिया का प्रेशर तब क्या होगा, मोर, दिस एरियाज प्रेशर इज कंपैरिजन टू दिस एरियाज प्रेशर इज मोर, यहाँ का एरिया का प्रेशर ज्यादा है तो उस टाइम वो वाल्व को क्या करेगा, वाल्व के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा तो वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। वाल्व ओपन होगा तो एयर यहाँ पे एंट्री कर, एयर यहाँ पे पास करेगा, एयर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो उस टाइम ऊपर में तुम्हारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है और यहाँ पे सक्शन हो रहा है, राइट। फिर जब यहाँ पे जब बैकअप को कंप्लीट करेगा, बैकअप कंप्लीट जब करेगा तब इस यहाँ पे जो वाल्व है, ये पोर्शन में जो वाल्व है, आउटलेट वाल्व में जो वाल्व है, वो वाल्व के ऊपर उतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा ताकि वो निकल जाए, तो यहाँ पे वो एयर क्या होगा, स्टोर होता जाएगा। फिर जब पिस्टन का डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तब वो यहाँ का एयर के ऊपर क्या करेगा, वॉल्यूम को दबाएगा, वॉल्यूम जब दबेगा, वॉल्यूम के ऊपर जब प्रेशर करेगा पिस्टन, तब वो एयर क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। जब वो एयर कंप्रेस्ड होगा तब यहाँ का एयर का प्रेशर इस आउटलेट वाल्व का, इस जोन का प्रेशर से ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा सर। तो उस टाइम क्या करेगा, इस एरिया का प्रेशर, एयर का प्रेशर इससे ज्यादा है तो इसलिए इस वाल्व के ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, फोर्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये वाल्व ओपन हो जाएगा तो यहाँ से फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये दिस इज कॉल्ड द प्लेट वाल्व, ताकि फ्लूइड फोर्स क्रिएट करेगा तो वो प्लेट ओपन होगा एंड क्लोज होगा। Am I clear, मुकेश? यस सर। Okay, so anybody having any doubt? नो सर। Okay, so thank you everyone for attending class and next class में हम लोग, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि 15-16 तारीख तक मैं क्लास को कंटिन्यू करने के बाद तुम लोगों को और मैं नहीं लूंगा क्योंकि 9 दिन 8 से 9 दिन तुम लोगों के पास जो टाइम है उस टाइम में अच्छे स्टडी करो क्योंकि इट्स लमसम
1 year you just completed, 1.5 year just completed कि तुम उस टाइम एग्जाम दिए हो, 1.5 साल पहले फिजिकल एग्जामिनेशन दियो, 6 सेमेस्टर में फिर फिजिकल एग्जामिनेशन दोगे, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन चाहिए, हैंड राइटिंग थोड़ा सा मतलब राइटिंग स्किल थोड़ा सा कम हो गया है, टाइम के अंदर राइटिंग स्किल थोड़ा सा बनाना होता है, सो बी प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, यू कैन गेट अ मेक परफेक्ट, राइट। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, परफेक्शन आराम से आ जाएगा, और जो जो क्वेश्चंस दिया हुआ है असाइनमेंट में वो क्वेश्चंस को फॉलो करो एंड नोट्स को फॉलो करो, और अगर कोई भी डाउट होता है वीडियो लेक्चर को फॉलो करो, यूट्यूब में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, everything will be all right. Okay, so thank you everyone for attending class. Thank you सर।